आपके लिए नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आयनिक चालकता या आयनिक कंडक्टेंस। ये आपके सिलेबस की 4th यूनिट है, आयनिक चालकता या आयनिक कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि चालकता या कंडक्टेंस क्या होती है। चालकता का मतलब है कि किसी पदार्थ में से विद्युत का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टेंस। पदार्थों को ब्रॉडली 2 भागों में बांट सकते हैं, सुचालक और कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर। जिन पदार्थों में से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उन्हें हम कहते हैं सुचालक या कंडक्टर, और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कहलाते हैं इंसुलेटर या कुचालक। अब किसी पदार्थ में से विद्युत धारा 2 विधियों से प्रवाहित हो सकती है। पहली विधि है इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालकता, इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्शन। दूसरी विधि है आयनिक चालकता या आयनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालकता में पदार्थों में से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। जैसे हम जानते हैं धातुओं में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, और हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ये चालन या कंडक्शन कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालकता, इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्शन। दूसरे प्रकार का जो कंडक्शन है उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। अतः यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो आयनों के द्वारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के चालकों को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट। ये पदार्थ गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत चालक होते हैं, और विद्युत धारा के प्रभाव से किसी यौगिक का अपघटन जो है वो कहलाता है वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत धारा के प्रभाव से किसी आयनिक यौगिक का अपघटन वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। द डिपोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड the decomposition of ionic compound due to the effect of electric current is known as electrolysis। यहाँ पर इस फिगर से इलेक्ट्रोलिसिस को रिप्रेजेंट करा गया है। कैसे? ये एक ट्रफ है जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं। एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है जो कि एनोड का काम कर रहा है, और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है जो कैथोड का काम करता है। अब इसके अंदर हमने विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लिया है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है विद्युत अपघट्य, ये किससे मिलकर बना है? ये धन और ऋण आयन से मिलकर बना है। जब पदार्थ धनात्मक और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, जब हम इसमें विद्युत विभव या पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करने लगते हैं। यानी धन आयन जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर यानी कैथोड की ओर गति करेगा, और ऋण आयन धन इलेक्ट्रोड या एनोड की ओर गति करते हैं, माइग्रेट करते हैं, अभिगमन करते हैं। क्योंकि धन आयन कैथोड की ओर गति करते हैं
इसलिए हम इनको कहते हैं कैटायन। कैटायन मीन्स आयन माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द कैथोड। और क्योंकि ऋण आयन एनोड की तरफ गति करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एनायन, यानी वो आयन जो एनोड की तरफ जाते हैं। आयन्स माइग्रेटिंग टूवर्ड्स एनोड आर एनायन एंड आयन्स माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द कैथोड आर कैटायन। इसका मतलब कैटायन धनात्मक आवेशित हैं और एनायन जो है वो ऋणात्मक आवेश है। ऋण आयनों को हम एनायन कहते हैं और धन आयनों को हम कहते हैं कैटायन। अब ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर अपना आवेश त्याग देते हैं, यानी कैथोड पर जाते हैं धन आयन, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन हो जाता है। ऐसे ही एनोड पर जाते हैं ऋण आयन, वहाँ ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर उदासीन हो जाते हैं और उदासीन अणु या परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की ये घटना कहलाती है विद्युत अपघटन। यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत धारा की दिशा एवं आयनों की अभिगमन की दिशा को हमने चित्र से प्रदर्शित किया है। आयन किधर से किधर जाएंगे? धन आयन जाएंगे कैथोड की ओर और ऋण आयन जाएंगे एनोड की ओर। धारा की गति, धारा की दिशा कैथोड से एनोड की ओर। तो इस तरीके से लगातार या कंटिन्यूसली धारा का प्रवाह होता रहता है। अब हमने देखा कि ये जो आयन है ये विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। इसको हम कहते हैं आयनों का अभिगमन, माइग्रेशन ऑफ आयन्स। अब आयनों का अभिगमन या माइग्रेशन ऑफ आयन्स को प्रायोगिक रूप से देखने के लिए एक सिंपल एपरेटस है। इसमें हमने क्या किया, विलयन में आयन जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और विद्युत अपघटन की क्रिया में ये जो आयन है ये अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होते हैं। इस प्रक्रिया में धन आयन कैथोड पर और ऋण आयन एनोड पर डिस्चार्ज होते हैं। इसको दिखाने के लिए ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक आप फिगर डायग्राम में देख रहे हैं, एक यू नली को कॉपर परमैंगनेट के विलयन से भर लिया जाता है। कॉपर परमैंगनेट का फॉर्मूला होगा CuMnO4 का होल ट्वाइस। कॉपर परमैंगनेट के विलयन से भर लिया जाता है। ये किस कलर का होता है? ये होता है नील लोहित। आधा भर लेते हैं। अब इस विलयन के अंदर दो प्रकार के आयन होते हैं। एक तो होता है कॉपर +2 आयन, ये नीले रंग के होते हैं, और MnO4 नेगेटिव आयन बैगनी रंग के होते हैं। अब क्या करते हैं, नलियों में, यू नली में दोनों भुजाओं में ऊपर से हम नाइट्रिक एसिड का विलयन डाल देते हैं और नाइट्रिक एसिड के विलयन में इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं। नाइट्रिक एसिड के विलयन में इलेक्ट्रोड डुबो दिए जाते हैं। अब उनको बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाता है। ए भुजा जो आपको दिख रही है ये कैथोड नेगेटिव से जोड़ी है और बी जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ी है। बैटरी से जोड़कर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। दोनों आर्म्स में, दोनों भुजाओं में एक क्लियर कट बाउंड्री दिखाई देती है नाइट्रिक एसिड और कॉपर परमैंगनेट के बीच में। अब जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, तो कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि ए भाग में नीला रंग बढ़ता जा रहा है और बी भाग में
बैगनी रंग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि कॉपर आयन जो कि नीले रंग के हैं वो कैथोड की ओर गति कर रहे हैं, क्योंकि ये धन आयन है, कैटायन है, इसलिए ये किधर गति कर रहे हैं? कैथोड की ओर। और बी भाग में बैगनी रंग बढ़ रहा है, यानी बैगनी रंग के MnO4 नेगेटिव आयन पर मैग्नेट आयन वो एनोड की ओर गति कर रहे हैं, यानी एन आयन एनोड की ओर गति कर रहे हैं और कैटायन कैथोड की ओर गति कर रहे हैं। ये इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि जितनी तेजी से ए भुजा में नीला रंग बढ़ता है उतनी तेजी से बी भुजा में बैगनी रंग नहीं बढ़ता। इसका मतलब है आयनों की जो गति है वो भिन्न भिन्न होती है। आयनों के अभिगमन की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है? ये आयन की प्रकृति पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है और प्रयुक्त वोल्टेज पर भी निर्भर करती है। अलग अलग आयन की गति अलग अलग होती है। ताप बढ़ाने से सामान्यतः गति बढ़ती है और वोल्टेज बढ़ाने से भी गति बढ़ती है। हाइड्रोजन आयन क्योंकि सबसे हल्के आयन होते हैं इसलिए इनकी गति सबसे अधिक होती है 3.33 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। एक सेकेंड में 3.33 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर दूर H+ आयन गति कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रायोगिक रूप से देखा कि आयनों का अभिगमन किस प्रकार होता है, या हाउ द आयन्स आर माइग्रेटेड टूवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। इस एक्सपेरिमेंट से हमने सिद्ध किया कि धन आयन कैथोड की ओर और ऋण आयन एनोड की ओर गति करते हैं। कैटायन moves towards the cathode and anion moves towards the anode. अब नेक्स्ट आयनों की आपेक्षिक गति, रिलेटिव मूवमेंट ऑफ आयन्स। इसको समझने के लिए हिटॉर्फ नाम के वैज्ञानिक ने एक सैद्धांतिक मॉडल प्रतिपादित किया। तो हम इसको कहते हैं हिटॉर्फ का सैद्धांतिक मॉडल। ये थ्योरेटिकल मॉडल है, सिद्धांत परिकल्पनाओं पर आधारित है। सभी आयन जो हैं, हमने अभी देखा कि सभी आयनों की गतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु जब हम अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो सभी इलेक्ट्रोड पर समान मात्रा में ही निक्षेपित होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में कमी समान नहीं होती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ से जाने वाले आयनों की गति क्या है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए हिटॉर्फ का सैद्धांतिक मॉडल है जो हमें ये एक्सप्लेन करेगा, जिससे हम ये निष्कर्ष देख सकते हैं कि सभी आयन इलेक्ट्रोड पर समान मात्रा में ही डिस्चार्ज होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता में कमी बराबर नहीं होती है। ये आयनों की गति पर निर्भर करती है। तो देखिए, इस चित्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस मॉडल को आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, इस चित्र में थ्योरेटिकल सैद्धांतिक
विद्युत अपघटनी सेल को दिखाया गया। इस सेल को हमने दो काल्पनिक पर्दे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए और बी की सहायता से 3 कक्षों में बांटा गया। ये जो काल्पनिक पर्दे हैं ए और बी, ये आयनों के लिए पारगम्य हैं, यानी आयन कैन डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन ए एंड बी। 3 कक्षों में हमने इसको बांटा गया है। इसके जो दोनों बाहरी कक्ष दिखाई दे रहे हैं आपको किनारे वाले, इनमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक में एनोड और एक में कैथोड। जिसमें एनोड लगा हुआ है उस कक्ष को हम कहते हैं एनोड कक्ष, और जिसमें कैथोड लगा हुआ है वो हमारा कहलाता है कैथोड कक्ष, कैथोडिक चैम्बर। एनोडिक चैम्बर, कैथोडिक चैम्बर। और बीच वाला जो है ए और बी के बीच का, ये कहलाता है मध्य कक्ष या मिडिल चैम्बर। अब इसमें जो विद्युत अपघट्ट में जो धन और ऋण आयन है उनको हमने प्लस और माइनस से दिखाया है। प्लस का मतलब है यहाँ पर धन आयन और माइनस का मतलब है यहाँ पर ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन से दिखाया गया, प्लस और माइनस से दिखाया गया है। अब हम जानते हैं कि किसी विद्युत अपघट्ट में धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में होते हैं, तो हमने ये कल्पना करी, हमने माना कि विद्युत अपघटन के प्रारंभ होने से पूर्व की जो स्थिति है, इसको हमने, आप इसमें देख रहे हैं 1 से दिखाया गया है। क्या स्थिति है विद्युत अपघटन प्रारंभ होने से पूर्व? मध्य कक्ष में 5 धन आयन है और 5 ही ऋण आयन है। इसी तरीके से एनोड कक्ष में और कैथोड कक्ष में दोनों में 4 धनायन और 4 ऋण आयन। इस प्रकार कुल 13, 4 और 4 8 और 5 13, कुल इसमें 13 धनायन और 13 ऋण आयन उपस्थित हैं। ये स्थिति है फर्स्ट विद्युत अपघटन होने से पूर्व। अब विभव लगाने पर यदि हम इसको बैटरी से जोड़ दें और पोटेंशियल अप्लाई करें तो क्या होगा? धनायन कैथोड की ओर और ऋण आयन एनोड की ओर गति करेंगे। अब इनकी गति को समझने के लिए 3 प्रकार की हम स्थिति पर विचार करते हैं। 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन समझिए आप। पहली कंडीशन क्या है? जब केवल ऋणायन ही अभिगमन करते हैं और धनायन अचल रहते हैं। ऐसा होता नहीं है, ये थ्योरेटिकल हमने माना कि केवल ऋण आयन जो है वो चलायमान है, गति कर रहे हैं, और धन आयन जो है वो अचल है। ठीक है, ये हमने माना है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ये स्थिति सेकंड के द्वारा दिखाई गई है चित्र में। अब क्या होगा? हमने यहाँ क्या कहा? धन आयन अचल है, तो धन आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एनोड कक्ष में 4 धन आयन रहेंगे, कैथोड कक्ष में 4 धन आयन रहेंगे, पॉजिटिव आयन रहेंगे, और मध्य कक्ष में 5 पॉजिटिव आयन रहेंगे। अब ऋण आयन चलायमान है, तो ऋण आयन कहाँ से कहाँ जाएंगे? ऋण आयन कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे। ऋण आयन कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे। तो जब ऋण आयन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं तो हमने माना कि 2 ऋण आयन कैथोड से एनोड की तरफ चले गए। अब कैथोड कक्ष में ऋण आयनों की संख्या कितनी रह गई? 2। और एनोड कक्ष में 2 ऋण आयन और आ गए। 4 पहले से ही थे, तो अब संख्या कितनी हो गई? 6। इसका मतलब ये हुआ मध्य कक्ष में
पाँच पाँच, 5 धनायन और 5 ऋणायन। इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ कि कैथोड कक्ष में 4 धनायन है जबकि 2 ही ऋणायन है, यानी ऋण आयनों की तुलना में कैथोड कक्ष में 2 धनायन अधिक हैं। 2 पॉजिटिव आयन्स आर मोर एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन इन कैथोडिक चैम्बर। तो अब ये जो 2 धनायन अधिक हैं वो क्या करेंगे, वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और कैथोड पर निक्षेपित हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। दे टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड डिस्चार्ज ऑन कैथोड, यानी कैथोड पर 2 धनात्मक आयन निक्षेपित होंगे, डिस्चार्ज होंगे। इसी तरीके से यदि हम एनोड की बात करें तो 4 धनायन और 6 ऋणायन, यानी 2 ऋणायन अधिक हैं। तो 2 नेगेटिव आयन्स आर मोर एज कंपेयर टू पॉजिटिव आयन। तो ये क्या करेंगे, ये एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर एनोड पर डिस्चार्ज हो जाएंगे, निक्षेपित हो जाएंगे। इस प्रकार एनोड कक्ष में 2 ऋणायन निक्षेपित हो जाते हैं और कैथोड कक्ष में 2 धनायन निक्षेपित या डिस्चार्ज होते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, समान मात्रा में आयन इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होते हैं। यदि 2 धनायन कैथोड पर निक्षेपित हुए तो 2 ऋणायन एनोड पर भी निक्षेपित होंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एनोड कक्ष की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि एनोड कक्ष की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, धनायन पर। लेकिन कैथोड कक्ष की सांद्रता में कमी आ गई। मध्य कक्ष की सांद्रता यहाँ पर देखें तो अपरिवर्तित रहती है। द कंसंट्रेशन ऑफ मिडल चैम्बर रिमेन्स कांस्टेंट। ये स्थिति कब हुई, जब केवल ऋणायनी गति कर रहे हैं, धनायन अचल है, लेकिन फिर भी 2 धनायन कैथोड पर निक्षेपित हो रहे हैं और 2 ऋणायन एनोड पर डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये प्रथम स्थिति थी हमारी। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, जब ऋणायन और धनायन दोनों ही समान गति से चलायमान है। फिगर में आप देखेंगे स्टेज 3, तीसरी अवस्था। विभव लगाने पर क्या होता है, जितने समय में 2 धनायन कैथोड की ओर जाते हैं, उतने ही समय में 2 ऋण आयन भी एनोड की ओर आ जाते हैं। एट द सेम टाइम 2 cation migrates towards the cathode, 2 anion also migrates towards the anode. अब क्या हुआ, कैथोड की तरफ 2 केटायन आ गए, 2 धनायन आ गए, तो 4 तो पहले ही थे, 2 आ गए, तो अब कितने पॉजिटिव आयन हो गए कैथोड पर, 6। समझ में आई बात। 2 पॉजिटिव आयन एनोड से कैथोड की तरफ आ गए, तो कैथोड कक्ष में, कैथोड चैम्बर में टोटल आयन कितने हो गए, 4 पहले थे और 2 अब हो गए 6। थर्ड स्टेज में आप देख रहे हैं 6 पॉजिटिव आयन। एनोड कक्ष में से 2 पॉजिटिव आयन चले गए, तो कितने रह गए, 2, ओनली 2। टोटल 13 ही है। मिडिल चैम्बर में 5 के 5। तो इस तरीके से 2 पॉजिटिव आयन एनोड चैम्बर कक्ष को छोड़कर कैथोड कक्ष में आ गए। इसी तरीके से 2 नेगेटिव आयन भी कैथोड को छोड़कर एनोड पर चले गए, एनोड कक्ष में चले गए। तो कैथोड कक्ष में नेगेटिव आयन 2 ही बचे,
एनोड कक्ष में 4 पहले थे, 2 और आ गए, तो अब कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कैथोड कक्ष पर नेगेटिव आयन की तुलना में 4 पॉजिटिव आयन अधिक हैं। तो ये चारों पॉजिटिव आयन कैथोड से इलेक्ट्रॉन को लेकर निक्षेपित हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। द 4 पॉजिटिव आयन्स आर मोर एज कंपेयर टू नेगेटिव आयन्स, सो दीज 4 आयन डिस्चार्ज ऑन कैथोड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एनोडिक कक्ष में चार नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं, 6 नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं, यानी 4 नेगेटिव आयन्स आर मोर। तो ये चारों आयन भी इलेक्ट्रॉन देकर एनोड कक्ष पर निक्षेपित हो जाएंगे या डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ हमने फिर देखा कि कैथोड कक्ष पर और एनोड कक्ष पर डिस्चार्ज होने वाले आयनों की संख्या समान होती है। मध्य कक्ष में यहाँ भी हमने देखा कि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ क्योंकि दोनों आयन मूव कर रहे हैं तो कैथोड कक्ष की सांद्रता भी कम हो गई, 4 की बजाय ऋण आयन 2 ही रह गए, और एनोड कक्ष में भी 4 की बजाय धन आयन 2 ही रह गए। इसलिए यहाँ एनोड और कैथोड दोनों कक्षों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक चैम्बर बोथ चेंजेस, लेकिन मध्य कक्ष की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। बट द कंसंट्रेशन ऑफ मिडल चैम्बर रिमेन्स कांस्टेंट, अपरिवर्तित रहती है। अब हम तीसरी स्थिति पर विचार करते हैं। क्या है ये तीसरी स्थिति? ये तीसरी स्थिति है जो चित्र में 4 फोर्थ के द्वारा प्रदर्शित की गई है। इसमें धनायन और ऋणायन दोनों गति कर रहे हैं, लेकिन इनकी गति असमान है। धनायन और ऋणायन असमान गति से चलायमान है, ऋणायन और धनायन असमान गति से चलायमान है। हमने माना कि आयनों की गति इस प्रकार है कि जितने समय में 3 ऋणायन एनोड की ओर जाते हैं उतने समय में 2 धनायन कैथोड पर जाते हैं। 4, जितने समय में 3 ऋणायन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं उतने समय में 2 धनायन एनोड से कैथोड पर जाते हैं। देखिए 3 जो हैं वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो 4 तो पहले ही थे एनोड कक्ष में, 3 ऋणायन और आ गए, तो कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब कैथोड कक्ष में कितने ऋणायन बचे, नेगेटिव आयन बचे? 4 थे, 3 चले गए, तो 1 बचा। ठीक है। 1 नेगेटिव आयन और एनायन इज लेफ्ट एट कैथोडिक चैम्बर। जितने समय में 3 ऋणायन गए उतने समय में 2 धनायन जो हैं वो कैथोड पर आए। 2 कैटायन रीचेस कैथोड, तो 2 कैटायन आए, 4 पहले से थे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और एनोडिक चैम्बर में से 2 चले गए, तो एनोडिक चैम्बर में कितने बचे? 2। मिडिल चैम्बर में 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव। अब आप देखिए व्हाट हैपेंस, क्या होगा? कैथोड कक्ष में 6 तो पॉजिटिव आयन है और 1 नेगेटिव आयन है, यानी 5 पॉजिटिव आयन ज़्यादा हैं। 5 cations are more
as compared to that of negative ion. So these 5 ions discharge at cathode. अब एनोडिक चैम्बर में देखते हैं, 7 तो नेगेटिव आयन, 2 पॉजिटिव आयन, तो 7 नेगेटिव आयन्स आर मोर, इसलिए 5 नेगेटिव आयन्स आर मोर, तो ये पांचों ऋण आयन एनोड पर निक्षेपित होंगे, एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर उस पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि कैथोड कक्ष में और एनोड कक्ष पर डिस्चार्ज होने वाले आयनों की तुल्यांक संख्या समान है। द इक्विवेलेंट ऑफ रेस्पेक्टिव आयन्स डिस्चार्ज एंड एट कैथोड एंड एनोड आर सेम। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मध्य कक्ष की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। सो इन तीनों स्थितियों से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहला निष्कर्ष है कि मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई अंतर नहीं आता। आप देख रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मिडल चैम्बर रिमेन्स कांस्टेंट। मध्य कक्ष में विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई अंतर नहीं आता। दूसरा हमने क्या देखा कि आयन इलेक्ट्रोडों पर अपनी तुल्यांकी मात्रा के अनुपातों में ही निक्षेपित होते हैं। यह मात्रा उनकी गति पर निर्भर नहीं करती। दोनों आयनों की गति अलग अलग भी है, तो भी ये अपने तुल्यांकी मात्रा के अनुपातों में ही निक्षेपित होंगे या डिस्चार्ज होंगे। आयन्स आर डिस्चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड्स in their equivalent ratio. This does not depend on the velocity of ion. ये आयन की वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता। थर्ड पॉइंट है, अभी हमने देखा कि किसी इलेक्ट्रोड कक्ष में इकाई आयनों की संख्या में कमी उन आयनों की गति के समानुपाती होती है जो उस कक्ष को छोड़ते हैं। यह इकाई ग्राम तुल्यांक में व्यक्त की जाती है। जैसे एनोड कक्ष में अपघट्य के ग्राम तुल्यांक भारों में कमी धनायन की गति के समानुपाती होगी, और कैथोड कक्ष में सांद्रता में कमी ऋण आयनों की गति के समानुपाती होगी। या हम कह सकते हैं एनोड के चारों ओर सांद्रता में कमी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, किसमें? इन ग्राम तुल्य, इन ग्राम इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ cation, and decrease in the concentration in gram equivalent around cathode is proportional to the speed of cation. या हम कह सकते हैं एनोड के चारों ओर सांद्रण में कमी, इसमें ग्राम तुल्यांक में, अपॉन कैथोड के चारों ओर सांद्रण में कमी ग्राम तुल्यांक में, बराबर धनायन की गति बटे ऋण आयन की गति। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघट्य की कुल सांद्रता में कमी के योग के बराबर होती है। इसे फिर समझ लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघट्य की कुल सांद्रता में कमी के योग के बराबर होती है। हमने अभी देखा कि हर स्थिति में जितने एनायन और जितने कैटायन मूव कर जाते हैं, यानी एनोड पर सांद्रता में कमी, कंसंट्रेशन में कमी,
और कैथोड पर सांद्रता में कमी, कंसंट्रेशन में कमी का कुल योग किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं द substance liberated at any electrode is equal to the decrease in concentration of electrolyte at both the electrodes, that is anode as well as cathode, sum of both the electrodes, total डिक्रीज के बराबर होगा, टोटल कमी के बराबर होगा। तो इस तरीके से आज हमने हिट्रोफ के सैद्धांतिक मॉडल से, थ्योरेटिकल मॉडल से ये देखा कि आयंस जो हैं वो किस प्रकार गति करते हैं और रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर या विपरीत इलेक्ट्रोड पर किस प्रकार से निक्षेपित या डिस्चार्ज होते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ेंगे अभिगमनांक या ट्रांसपोर्ट नंबर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।